नेशन न्यूज़ में सबसे पहले आपसे जुड़ी हुई खबर 2000 के नोटों के चलन में आने के बाद से ही इस पर अटकलों का बाजार गर्म रहा कि क्या ये नोट बंद हो जाएगा, क्या ये सर्कुलेशन से आउट हो जाएगा। और अब ऐसी खबरों को हवा देने की कोशिश की थी कि 2000 के नोट बंद हो सकते हैं लगातार लोगों ने। आज हम सबसे पहले आपको 2000 के नोट से जुड़ी हुई खबर दे रहे हैं। इत्मीनान रखिए, 2000 के नोटों के चलन बंद करने का फिलहाल सरकार का कोई इरादा नहीं है, सिर्फ इनकी छपाई रोकी गई है। क्या धीरे धीरे गायब होंगे 2000 के गुलाबी नोट? क्या इन गुलाबी नोटों का चलन हो जाएगा बंद? ऐसी तमाम अटकलों से हो जाइए सावधान, क्योंकि 2000 के नोट बंद करने का फिलहाल कोई प्लान नहीं है। हाँ, आरबीआई पिछले साल जारी किए गए 2000 रुपए के नोटों की छपाई जरूर रोक सकती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इको फ्लैश में एक रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें कहा गया है कि 8 दिसंबर 2017 तक 15,78,700 करोड़ रुपए मूल्य के नोट की छपाई की गई, जिसमें से 2,46,300 करोड़ रुपए मूल्य के नोट बाजार में नहीं भेजे गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बात की संभावना है कि आरबीआई की ओर से 2,463 अरब रुपए मूल्य के 2000 रुपए के नोटों को जारी करने की बजाय 50 और 200 रुपए के नोटों को ही जारी किया जाए। एक बारी करेंसी की जब करेंसी मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट है, जब तक रिजर्व बैंक का बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड डिसीजन नहीं लेता, और ये डिसीजन रूटीन डिसीजन नहीं है, ये बहुत बड़े डिसीजन होते हैं। ये नहीं कि ओवरनाइट करेंसी इस तरह बदल दी जाए। मेरा नहीं ख्याल कि आज की डेट में कोई भी ऐसा स्टेप ले सके कि जी 2000 का नोट अब विड्रॉ कर रहे हैं। 2000 रुपए के ये नोट नोटबंदी के बाद सर्कुलेशन में आए। नोटबंदी के बाद करेंसी की किल्लत को दूर करने के लिए सरकार ने 2000 रुपए के नोट छापे, लेकिन अब सरकार इसके सर्कुलेशन को शायद नियंत्रित करना चाहती है। हाई वैल्यू नोट 2000 के ऊपर कई बार सवाल खड़े किए जा चुके हैं, और इसके पीछे कारण ये भी लग रहा है कि छोटे नोट को सरकार और आरबीआई प्रमोट करना चाहती हो। आपको याद होगा कि 200 और 50 के नए नोट भी बाजार में लाने की कोशिश की गई, लेकिन वो अभी सर्कुलेशन में नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि आरबीआई का प्लान छोटे नोट्स को प्रमोट करके बड़े नोट्स को दबाने का हो सकता है। मुमकिन है कि आरबीआई छोटे नोटों को बढ़ावा दे रही हो, क्योंकि कई जानकार दावा कर रहे हैं कि बड़े नोटों से काला धन इकट्ठा करने वालों को सहूलियत होती है। तो हो सकता है कि 2000 के नोट को कंट्रोल में रखने का ये प्लान हो, लेकिन ये भी तय है कि फिलहाल इसे बंद करने का कोई इरादा सरकार का नहीं है। दिल्ली से सईद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। वैसे यहाँ आपको ये जानकारी भी दे दें कि 2000 रुपए के हर नोट की छपाई पर 3.54 से 3.77 रुपए की लागत आती है। रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के 3.5 अरब नोट छापे हैं, जिसका मूल्य 7 लाख करोड़ रुपए है। मार्च 2016 तक 6.3 अरब रुपए के नोट 1000 के नोट सर्कुलेशन में थे, जिन्हें बंद कर सरकार ये बड़ी करेंसी लाई थी। और हो सकता है कि जब आपने नोटबंदी की थी, डिमोनेटाइजेशन किया था, तो तुरंत आप इतनी छोटी करेंसी नहीं छाप सकते थे, तो आपने पहले एक अरेंजमेंट किया हो कि 2000 के बड़े नोट ले आए और अब काला धन न जमा हो, इसकी एक कवायद हो कि इनका सर्कुलेशन कम किया जाए। अब आज की सबसे बड़ी खबर का रुख करते हैं। 2G स्पेक्ट्रम, एक ऐसा मामला जिसने देश की सियासत को हिलाकर रख दिया, एक ऐसा मामला जिसने यूपीए सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। और अब करीब 7 साल बाद उस कथित घोटाले पर सीबीआई की विशेष अदालत का फैसला क्या आता है? सब बरी, कोई घोटाला हुआ ही नहीं। ए राजा पूर्व संचार मंत्री बरी, एम करीमोजी डीएमके सांसद बरी, चंदोलिया, आरके चंदोलिया बरी, राजा के करीबी माने जाते हैं, पूर्व संचार सचिव रहे हैं। सिद्धार्थ बेहुरा पूर्व संचार सचिव, माफ कीजिएगा, बरी। आरके चंदोलिया राजा के पूर्व निजी सचिव, बरी। संजय चंद्रा यूनिटेक वायरलेस के एमडी, बरी। शाहिद बलवा स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर, बरी। करीम मुरानी फिल्म निर्माता, बरी। तो आप देखिए कि 2G केस में 7 साल, कई हजार पन्नों की चार्जशीट होती है, 125 गवाहों की गवाही होती है, और उसके बाद तीनों केस में सब बरी हो जाते हैं। और जाहिर सी बात है, इस फैसले के कई राजनीतिक मायने भी होंगे। समर्थकों ने डीएमके के मिठाइयां बांटी, दिवाली हो गई उनके लिए, और डीएमके के समर्थकों में जोश है। कनीमोजी जैसे सियासतदान जेल की हवा खा चुके थे, ये बड़ा सवाल था, लेकिन फिलहाल अदालत के फैसले के बाद जश्न का माहौल हर तरफ है। दिल्ली से लेकर चेन्नई तक हर जगह कनीमोजी डीएमके समर्थकों ने यहाँ पर किस तरह से दिवाली मनाई, होली मनाई, और इस फैसले के हक में खुशी जाहिर की।
Definitely, it's an answer to all the blame and all the problems which we went through. तो तमाम आरोपी बरे हो गए और सवाल अपनी जगह पर हैं। तो आपको यह भी बता दें कि फैसले को लेकर कोर्ट ने कितनी तीखी टिप्पणियां की है, किस तरह से कोर्ट ने इस पूरे के पूरे मामले को कहा है कि ये पूरा मामला जो है एक अफवाहों का मनगढ़ंत उसे प्रतीत होता है। जज ओपी सैनी ने कहा कि सीबीआई की ओर से ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया जो अपराध साबित करता हो। अपनी जजमेंट में सीधे सीधे सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठाए, फिर चाहे वो कट ऑफ डेट के फिक्स करने की बात हो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की नीति की बात हो, उसके मैनिपुलेशन की बात हो, ड्यूल टेक्नोलॉजी वाली कंपनियों को स्पेक्ट्रम देने या फिर कलिंगना टीवी को 200 करोड़ रुपए की रिश्वत देने, यानी ये तमाम आरोप जो आप लगा रहे थे इनको आप साबित नहीं कर पाए, इसके लिए आपने सबूत नहीं दिए, यानी मनगढ़ंत थे। इस केस की चार्जशीट ऑफिशियल रिकॉर्ड की मिसरीडिंग, चुनिंदा रीडिंग, यानी कुछ चीजों को आपने अपने मनगढ़ंत तरीके से पढ़ा, कुछ ही चीजों को पढ़ा, उसके संदर्भ को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। इसको जो चार्जशीट है वो इस तरह से तैयार हुई है, यानी कि चार्जशीट के तैयार करने पर भी सवाल उठाए गए जज ओपी सैनी द्वारा। बयानों में मेल नहीं खाता। आरोप पत्र जांच के दौरान गवाहों की तरफ से दी हुई मौखिक गवाही पर आधारित है, यानी कि जो कोर्ट में जवाब दिए गए वो बयान अलग अलग थे और किसी ने भी अपना लिखित बयान, साइंड बयान नहीं दिया। गवाहों ने कोर्ट में गवाही के दौरान ये तमाम बातें नहीं बोली जो आप दावा कर रहे थे। गवाहों ने मौखिक तौर पर जो बयान दिए वो ऑफिशियल रिकॉर्ड से कतई मेल नहीं खाते हैं और ये कानूनन मान्य नहीं है। आरोप पत्र में जो रिकॉर्ड तय किए गए हैं वो तथ्य से बहुत गलत है। मसलन एंट्री फीस के रिवीजन की वित्त सचिव और ट्राई की सिफारिश की बात कहना ये पूरी तरह से गलत है। पूरी बहस का नतीजा ये है कि मुझे ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि आरोपियों के खिलाफ कोरियोग्राफ्ड चार्जशीट रखी गई। आरोपों को साबित करने में अभियोजन पक्ष पूरी तरह से नाकाम रहा और यही नहीं रुके ओपी सैनी, वो इतने शुद्ध थे कि 7 साल कार्रवाई चलती है, 125 गवाह आते हैं, हजारों पन्नों के दस्तावेज जो हैं पेश किए जाते हैं कि मैं 7 साल से गर्मी की छुट्टियों में भी लगातार सुबह 10 से 5 बजे तक कोर्ट में बैठा इस इंतजार में कि कोई कानूनी तौर पर कोई बड़ा मान्य सबूत रखेगा, लेकिन ये सब कुछ बेजा गया, बेकार गया और ये दर्शाता है कि ये पूरा का पूरा 2G केस अफवाह, बयानबाजी से पैदा हुई लोगों की धारणा के मुताबिक था, जबकि लोगों की धारणा की अदालती प्रक्रिया में कोई जगह नहीं होती है। तो कितनी कड़ी टिप्पणी यहां पर की जाती है। 1552 पेज के इस फैसले में जज ओपी सैनी ने जांच एजेंसी सीबीआई की समझ और अभियोजन पक्ष की दलील दोनों पर कई बड़े सवाल खड़े किए। आखिरकार सीबीआई की करीब 80,000 पेज की चार्जशीट और 150 गवाहों की गवाही बेकार गई और कोर्ट ने माना कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं है जिसके आधार पर आरोपियों का गुनाह साबित हो। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत यादव के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। और 2G केस अपने आप में सियासी अहमियत भी रखता है और उसके बाद संग्राम बढ़ना लाजमी था। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं और एक दूसरे पर जुबानी तीर चला रहे हैं। आज के दिन भी में ट्रोल हो रहा है कि सीबीआई प्रिंसिपल साहब जीरो लॉस कहते थे, तो अब इन ट्रोल वालों को भी माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस का नेतृत्व ऐसे वक्तव्य दे रहा है जैसे कोई सम्मान पत्र उसको मिल गया। 7 साल पहले मामला उजागर हुआ, 6 साल पहले चार्जशीट दाखिल हुई, 654 दस्तावेज, 125 गवाह, लेकिन सीबीआई की जांच का नतीजा ये कि अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। तो क्या सरकारी खजाने को 1,76,000 करोड़ के नुकसान का किया गया दावा गलत था? जिस मामले ने सत्ता के गलियारों में ऐसी रार मचाई कि सिंहासन हिल गए, तख्त बदल गया, क्या उस 2G केस में तमाम दावे झूठे थे? पूछे जाने को सीबीआई से ढेरों सवाल हैं, लेकिन फिलहाल जुबानी जंग सियासी गलियारों में लड़ी जा रही है। I think the court's judgment has to be respected, and I'm glad that the court has pronounced unambiguously that all this massive propaganda which was being done against the UPA was without any foundation. अगर इसके पूरे वाकयात देखे जाएं तो 2007 और 8 में 2001 के दाम पर बिना नीलामी के, बिना मार्केट मैकेनिज्म उसका पता लगाए हुए कि उस दिन का दाम क्या है, स्पेक्ट्रम की नीति बनाई गई और कुछ लोगों को दिया गया। 2G की गूंज सड़क से संसद तक सुनी गई।
कांग्रेस नेता राज्यसभा में हमलावर दिखे तो मोदी के मंत्री भी पलटवार करते रहे। जिसके आधार पर हम वहां से यहां गए और ये वहां है, वो 1,76,000 करोड़ 2G का घोटाला, ये आज साबित कर दे कहां गया वो। जिसने वो तो इश्यू है नहीं, प्रधानमंत्री वो इश्यू है नहीं, चिदम्बरम वो इश्यू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि इस पे क्रिमिनल केसेस लॉन्च कीजिए। प्रोसिक्यूटर भी जो अपॉइंट होता है, यूपीए सरकार के दौरान चार्जशीट फाइल की गई, और जो प्रोसिक्यूटर अपॉइंट होता है वो भी सुप्रीम कोर्ट ही अपॉइंट करता है इस केस में। तो इसलिए जो भी इसके संबंध में निर्णय लेंगे वो इसको अध्ययन करेंगे और उपयुक्त निर्णय आगे लेंगे। जाहिर है कांग्रेस के तेवर तल्ख हैं और दूसरी ओर सीबीआई फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है। एक ऐसा मामला जिसने एक जमाने में यूपीए सरकार को हिलाकर रख दिया। दावा यह किया गया कि राजनेताओं, कारोबारियों और नौकरशाहों की मिलीभगत से देश के सरकारी खजाने को 1,76,000 करोड़ का चूना लगा। उस मामले में देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई की विफलता का आलम यह है कि 7 साल बाद वो मामला अदालत की चौखट पर दम तोड़ गया। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत यादव के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। और अब एक बार फिर से बात करते हैं राम को लेकर हो रही सियासत की। सर्दी का मौसम है, भगवान राम ठिठुर रहे हैं तो उनके भक्त उनके लिए स्वेटर और गर्म कपड़ों की मांग कर रहे हैं। भक्ति का भाव ही कुछ ऐसा है तो अयोध्या मामले में वादी बन चुके रामलला विराजमान के लिए अब गर्म कपड़ों की मांग भी वीएचपी ने तेज कर दी है। ठंड के मौसम में भगवान राम को भी दिया जाए स्वेटर, उनके लिए भी हो हीटर का इंतजाम, ये मांग है विश्व हिंदू परिषद की। वैसे मंदिरों में मौसम के हिसाब से भगवान को कपड़े पहनाने का रिवाज तो रहा है, लेकिन वीएचपी हीटर और अंगीठी के इंतजाम की वकालत कर रही है तो प्रतिक्रिया भी अलग अलग आ रही है। अंगीठी जलाई जाए, हीटर जलाई जाए और भी इलेक्ट्रॉनिक जो गर्मी देने वाली व्यवस्थाएं उसको किया जाए, तभी वो संभव है कि रामलला की ठंडी से बचाया जा सकता है। गर्म वस्त्र आच्छादित किया जा सकता है, गर्म वस्त्रों से उनकी सेवा हो सकती है, लेकिन विद्युत संसाधनों से युक्त इलेक्ट्रॉनिक उसमें जोड़ करके और कोई ना कोई स्पार्किंग हो, उससे बचना चाहिए। अब ये वीएचपी की आस्था है या सियासत, ये तो वही जाने, लेकिन फिलहाल रामलला के लिए अंगीठी का इंतजाम जरूर कर दिया गया है। टीम न्यूज नेशन से आगे बढ़ते हैं और खबर उत्तर प्रदेश के हरदोई से, जहां एक शोहदे को महिला पर अभद्र टिप्पणी करना भारी पड़ गया। महिला और उसके भाई ने बीच बाजार इस आरोपी शख्स को खूब पीटा, लात घूंसों से इनकी जमकर पिटाई की। दरअसल सड़क पर करतब दिखाने वाली एक महिला को नशे में दो शख्स ने कुछ आपत्तिजनक बातें कह दी, जिससे गुस्साई महिला ने इन जनाब की ये हालत कर दी। और आइए अब देखते हैं अपराध जगत की कुछ और खबरें क्राइम व्यू में। बिहार के गोपालगंज में चीनी मिल का बॉयलर फटने से 5 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि हादसे में कई मजदूर जख्मी हो गए। पुलिस ने इस मामले में मिल मालिक और उसके 2 बेटों को गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में मामूली कहासुनी में 11वीं क्लास के छात्र ने लड़की को गोली मार दी, फिर खुद को गोली मारकर खुदकुशी की कोशिश की। दोनों की हालत गंभीर। वारदात में पिता की लाइसेंसी पिस्तौल का इस्तेमाल। राजस्थान के जालौर में कार में 2 महिलाओं की जलकर मौत मामले में खुलासा हुआ है। रोज के झगड़ों से परेशान पति ने दोनों पत्नियों को कार में जिंदा जलाकर मारा। आरोपी पति गिरफ्तार। यूपी के मिर्जापुर में कोहरे की वजह से हुआ सड़क हादसा। सड़क के किनारे खड़े रोड रोलर से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में 2 कार सवारों की मौत, 2 घायलों की हालत गंभीर। और चलिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। विराट कोहली और अनुष्का आज अपनी शादी का रिसेप्शन दिल्ली में दे रहे हैं और अब खबर यह है प्रधानमंत्री को उन्होंने न्योता दिया था, वो न्योता प्रधानमंत्री ने स्वीकार लिया है। और जिस तरह के वहां सुरक्षा इंतजाम हैं, एसपीजी का डिप्लॉयमेंट है ताज पैलेस होटल के बाहर, तो अब ये अटकलें तेज हो रही हैं कि विराट और अनुष्का के रिसेप्शन में शामिल हो सकते हैं पीएम। ये तस्वीरें कल की हैं जब विराट, अनुष्का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता देने के लिए पहुंचे थे।
और दिल्ली में आज विराट अनुष्का की शादी का रिसेप्शन है। कई जानी मानी हस्तियां, परिवार के करीबी लोग जो हैं इस रिसेप्शन में शामिल होंगे। आपको बता दें, ज़हीर खान, कपिल देव, आशीष नेहरा, युवराज सिंह रिसेप्शन में आ सकते हैं और प्रधानमंत्री भी वहां पर कुछ देर में पहुंच सकते हैं। इटली में 11 दिसंबर को विराट और अनुष्का ने शादी रचाई थी और उसके बाद 21 तारीख को उन्होंने यानी आज दिल्ली में रिसेप्शन दिया है। विराट क्योंकि दिल्ली के रहने वाले हैं तो ऐसे में दिल्ली में अपने तमाम रिश्तेदारों को उन्होंने बुलाया है और 26 दिसंबर को मुंबई में सिने जगत की हस्तियों के लिए और क्रिकेटर्स के लिए एक अलहदा पार्टी दी जाएगी। आपको भी लग रहा होगा उत्तर भारत में रहने वाले कई लोगों को कि दिसंबर का महीना आने को है, नए साल दस्तक दे रहा है, लेकिन दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत के कई इलाकों में ठंड कहीं गायब सी है। 1-2 दिन आई फिर चली गई। आखिर ये हो क्यों रहा है? दरअसल मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पहाड़ों से बर्फीली हवाएं नहीं आ रही हैं, जिसकी वजह से जो साउथ ईस्टर्नली विंड हैं वो जो है गर्म हवाएं वो पहुंच रही हैं और नतीजा हो रहा है कि दिसंबर का महीना जो है वो काफी गर्म नजर आ रहा है। जो टेम्परेचर गिरना चाहिए यानी कि अब तक कम से कम 5 या 4 डिग्री तक नॉर्मली टेम्परेचर आ जाता है, तो वो नहीं देखने को मिल रहा है। और जो बर्फीली हवाएं पहाड़ों से आती हैं वो लगातार नहीं बह पा रही हैं, बीच बीच में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण वो कट ऑफ हो जाती हैं। साउथ वेस्टर्ली विंड उसको रोक देती है, तो जो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान में जो टेम्परेचर है वो इतना नहीं गिर पा रहा है। चलिए, तो ठंड के लिए आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा और बहुत कम दिन के लिए ठंड इन दिनों आती है, पूरे शबाब पे ठंड नहीं आती है। इसके पीछे वजह जो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से जो स्टडी की गई है वो वाकई में डराने वाली है। ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से हम सभी जानते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के मुताबिक 2017 के शुरुआती 11 महीनों के दौरान दुनिया के ज्यादातर भूभाग और समुद्री सतह का तापमान औसत से अधिक रहा है। 2015, 16, 17 अब तक के इतिहास के सबसे गर्म सालों में शुमार हो रहे हैं। यहाँ तक कि आर्कटिक की कुछ जगहों पर भी नवंबर में तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से अधिक था और जो बर्फ है आर्कटिक और अंटार्कटिक पर वो भी घटकर कम क्षेत्र में रह गई है।